हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी मेंस से संबंधित वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकों को जानेंगे। आज के वीडियो को देखकर आपके मन में हिंदी साहित्य को लेकर जो भी दुविधा चल रही है वो सारी दुविधा क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग जो विषय वस्तु को लेकर आप परेशान हैं, किसकी विषय वस्तु कहाँ से गैदर की जाए, कैसे हमें विषय वस्तु मिलेगी, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो में हम ना केवल पुस्तकों के बारे में डिस्कस करेंगे बल्कि इसकी स्ट्रेटेजी को भी जानेंगे कि कैसे हमें पढ़ना है, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य जो है हिंदी माध्यम से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देने वालों के लिए वरदान माना जाता है और अक्सर हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों को भी हिंदी साहित्य रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो उन्हें अच्छा खासा स्कोर करवाता है और इसी स्कोर के दम पर वो लोग अच्छी खासी रैंक प्राप्त करते हैं और आईएएस की पोस्ट भी प्राप्त करते हैं। तो हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों को अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं उन सबसे यही कहा जाता है कि आप अन्य विषय पर ना जाकर आप हिंदी साहित्य का चयन करें, क्योंकि हिंदी साहित्य आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पर हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे, क्यों हिंदी साहित्य इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके लिए बार बार कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग वैकल्पिक विषय का सिविल सेवा परीक्षा में क्या महत्व है ये देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान सभी से एक बात बोली जाती है कि वैकल्पिक विषय का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आपको विजेता बनाता है। तो देखिए, अधिकांश अभ्यर्थियों की डिजायर यही होती है कि उन्हें आईएएस का पोस्ट मिले। सभी यही चाहते हैं कि हमें आईएएस ही बनना है, इसके अलावा और कोई पोस्ट मंजूर ही नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि आईएएस बनने के लिए कितनी रैंक लाना अनिवार्य है, कितनी रैंक तक आना आवश्यक है, जिससे कि हम आईएएस वाली पोस्ट के लिए प्रबल दावेदार बन पाएं। उन्हें नहीं पता होता। उन्हें ये लगता है केवल हम यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने मात्र से हम आईएएस बन जाएंगे, जबकि ये कोरा झूठ है। आपको एक अनुमान के अकॉर्डिंग अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी 90 रैंक के भीतर है तो आपके आईएएस बनने की, आपको आईएएस पोस्ट मिलने की संभावना बनी रहती है। 90 के भीतर रैंक है, मान लीजिए आपकी रैंक 90 ही है तो हो सकता है संभावना कम हो जाए। अगर अच्छी रैंक होगी तो प्रबल संभावना होगी जनरल कैटेगरी में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है या जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो ऐसे अभ्यर्थी अगर ये 250 रैंक के भीतर है तो इनके आईएएस पोस्ट इनको मिलने की संभावना बनी रहती है। अगर आप एससी या फिर एसटी वर्ग से आते हैं तो ऐसे में आप 450 रैंक अगर लेकर आते, 450 रैंक तक भी रहते हैं तो भी आपके आईएएस पोस्ट मिलने की आपको संभावना बनी रहती है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे संभावना मैं बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, आपने तो कहा था 250 रैंक तक हमें आईएएस की पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन हमें तो नहीं मिली। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप 250 रैंक पर रहते हैं तो आपको आईएएस पोस्ट मिल ही जाए। हो सकता है उस साल कंपटीशन कुछ ज़्यादा रहा हो, उस साल कंपटीशन इतना टफ रहा हो कि ओबीसी में जो अंतिम जिसको आईएएस की पोस्ट मिली हो वो 150 रैंक वाला हो, 150 रैंक पर जो ओबीसी में रहा हो उसको आईएएस की पोस्ट मिली हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक जनरल अनुमान है और ये अनुमान मेरा नहीं है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का आंकड़ा है, रिसर्च किया हुआ आंकड़ा है। वो आंकड़ा मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप तो अपना पहला ध्येय यही रखिए कि हमें हाईएस्ट स्कोरिंग करनी है, अच्छी रैंक लेकर आनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हों। आप ये मत सोचिए कि हमें अपनी कैटेगरी का लाभ मिल जाएगा। आप तो केवल ये सोचिए हमें अच्छी रैंक लेकर आनी है, हम कितनी हार्ड स्टडी करें कि हमें टॉप 100 में हम आने का मौका मिल पाए। तो आपको फोकस रखना है अपने ऑप्शनल पर। जितना ज़्यादा आप ऑप्शनल पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छी रैंक लेकर आ पाएंगे। तो सबसे बड़ा महत्व यहाँ पर यही होता है कि वैकल्पिक विषय आपकी रैंक, यानी आपको अच्छी रैंक में पहुंचाने में अच्छा खासा योगदान देता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी में रैंक फिसलने का मतलब ये है कि आप सीनियरिटी में भी पिछड़ जाते हैं। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी, कोई आपका साथी जो है 2-4 रैंक से ऊपर निकल गया, अब वो आईएएस बन गया और आप आईएएस आईपीएस बन गए, तो जिंदगी भर आपको इसको सलाम ठोकना पड़ेगा, ये भी होगा। तो इसलिए वैकल्पिक विषय का जो चयन है वो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक 2 रैंक जो है ये रैंक आपको सीनियरिटी में आगे पीछे कर देती है। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पर वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य को देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी कोई भी विषय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में ऐसी क्या बात है कि बार बार हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को रिपीट किया जाता है कि आप हिंदी साहित्य को ही फोकस करें। हिंदी साहित्य में अधिकतम अंक, जो कि मेरे सामने एक आंकड़ा भी है, हिंदी साहित्य में जो अधिकतम अंक आए हैं, ये अंक आए हैं 344 और ये अंक सन 2018 में
74वीं रैंक पर रहे प्रदीप द्विवेदी के आए हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। और ये अधिकतम अंक हैं। हो सकता है नवीनतम आंकड़ों में किसी और के ज़्यादा इससे अंक निकल गए हों और मुझे ना मालूम हो, ये भी हो सकता है। तो हिंदी माध्यम में अगर आप रिसर्च करेंगे, दृष्टि की वेबसाइट पर भी जाएंगे, दृष्टि IAS की वेबसाइट पर भी जाएंगे, तो आप पाएंगे कई अभ्यर्थी ऐसे ना 20 से 25 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 300 प्लस नंबर आए हैं, जिनके 300 प्लस नंबर आए हैं। ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं। वहीं आप इसको अन्य सब्जेक्ट से कंपेयर करें, जैसे हिस्ट्री से कंपेयर कर लें, तो हिस्ट्री में जो हाईएस्ट नंबर आए हैं हिंदी माध्यम में, देखिए बार बार एक चीज़ याद रखनी है, कंफ्यूज इस बात से नहीं होना है कोई आपको अंग्रेजी माध्यम की मार्कशीट दिखा दे और ये कहे देखो इसमें अंग्रेजी माध्यम में किसी व्यक्ति के इतने नंबर आए हैं इस सब्जेक्ट से। नहीं, आप हिंदी माध्यम के तो हिंदी माध्यम की मार्कशीट देखिए, हिंदी माध्यम से ही आप मतलब यहाँ पर क्रैक कर रहे हैं। अंग्रेजी की बात नहीं चल रही है। अंग्रेजी का पैटर्न और हिंदी का पैटर्न दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की मार्किंग स्कीम में अंतर है, और वो भी जानेंगे अंतर क्यों है, उस पर भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। देखिए पहली बात तो ये होती है कि यूपीएससी में सबसे बड़ी विडंबना ये है, जो भी उनके कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति होते हैं वो मोस्टली अंग्रेजी बैकग्राउंड से आते हैं, यानी उनकी बोलचाल की भाषा तो हिंदी है, लेकिन वो जिस चीज़ में पढ़ाते लिखाते हैं, क्योंकि वो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से होते हैं, तो उनका जो भी शिक्षण कार्य होता है वो सब अंग्रेजी माध्यम में होता है। तो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी जब उन लोगों को अपॉइंट करता है, उन लोगों को लगाता है कॉपी चेक करने के लिए, तो उनसे पूछता है कि आपको हिंदी आती है, तो वो हिंदी वाले में टिक कर देते हैं। अब देखिए यूपीएससी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यूपीएससी उनका कोई टेस्ट नहीं लेता है कि आपको अच्छी खासी हिंदी आती है या नहीं आती है, कोई टेस्ट नहीं लेता है। तो ऐसे लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आती है, चूंकि हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट की हिंदी में उनकी विशिष्ट शब्दावली होती है, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में आप आम बोलचाल की भाषा में हर दिन यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में उसका जब मतलब आप देखते हैं आपको समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ, ये भी होता है, सबके साथ होता है। तो वहाँ पर भी यही सिस्टम आता है, जब हिंदी माध्यम की अभ्यर्थी की कॉपी जब उनके सामने जाती है, चूंकि वो तो उन्होंने अंग्रेजी में सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो हिंदी माध्यम में जो सब्जेक्ट के विशिष्ट वर्ड हैं उन्हें पल्ले नहीं पड़ते हैं, तो ऐसे में वो अच्छा खासा नंबर नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात ये भी होती है, कई बार ये भी एक आरोप लगता है यूपीएससी पर, यूपीएससी मंगल ग्रह से अनुवाद करवाता है। मंगल ग्रह से अनुवाद का मतलब क्या है, उनकी अंग्रेजी कुछ अलग होती है, अंग्रेजी जबकि उसका अर्थ कुछ अलग निकल कर आ रहा होता है हिंदी में, तो अभ्यर्थी इस वजह से भी कंफ्यूज हो जाता है और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी इस वजह से भी सटीक आंसर नहीं लिख पाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना है, हमारा फोकस हिंदी साहित्य पर है। तो देखिए हिंदी साहित्य में ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो दुविधाएं हैं, ये नहीं आएंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य में टीचर भी वही होगा जो जिसका हिंदी माध्यम होगा। भाई हिंदी साहित्य का टीचर जो है अंग्रेजी वाला थोड़ी ना आएगा कॉपी चेक करने के लिए, हिंदी वाला आएगा, तो आपके लिए ये भी एक एडवांटेज है कि आपको स्कोर अच्छा खासा मिलेगा, नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि हिस्ट्री में जो अभी तक हिंदी माध्यम का हाईएस्ट है वो 310 नंबर वाला है। वहीं पॉलिटिकल साइंस की बात करें, PSIR की बात करें, तो उसमें जो है हाईएस्ट वाला है हिंदी माध्यम से 312 वाला है। सोशियोलॉजी में हाईएस्ट वाला जो है 307 वाला है। ये ज़्यादा बंदे नहीं है, 1 या 2 बंदे हैं बस। और इसके अलावा जो आपका जो है फिलॉसफी वगैरह है, तो फिलॉसफी में 295 वाला है। तो ये है। वहीं आप देख पा रहे हैं हिंदी माध्यम में आपका जो है 344 वाला एक व्यक्ति है। इसके अलावा 300 प्लस वाले कई सारे व्यक्ति हैं, 20 से 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो 300 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। तब आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। देखिए एक तो ये होता है कि आप लोग कह देते हैं कि भाई हमारी रुचि है इसमें, यहाँ पर रुचि से काम नहीं चलता है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, अच्छी खासी पोस्ट भी लेनी है, आपकी रुचि से मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब होता है आपकी पोस्ट से। भाई आपका प्राइमरी टारगेट क्या है, आपका प्राइमरी टारगेट जो है यूपीएससी क्वालिफाई करके अच्छी खासी रैंक लेना है। आपको वहाँ रुचि नहीं दिखानी है, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट से शादी नहीं करनी है कि भाई जीवन भर हमें इसी सब्जेक्ट से शादी करनी पड़ी है, यही सब्जेक्ट हम हर जगह उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस होना चाहिए आपकी पोस्ट पर कि हमें कौन सी पोस्ट प्राप्त करनी है। तो उसे ध्यान में रखकर आपको हमेशा वैकल्पिक विषय ऐसा लेना चाहिए जिसमें आप सहज हों और जिसमें आप कंपेरेटिवली अध्ययन ये कर लें कि उसमें हाईएस्ट स्कोरिंग कितनी हो रही है। तो आप जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताया है, हिंदी माध्यम इसमें खरा उतर रहा है। हिंदी माध्यम में यहाँ पर स्कोरिंग 300 प्लस अच्छी खासी स्कोरिंग यहाँ पर हो रही है, जबकि अन्य सब्जेक्ट जो हैं उनमें हिंदी माध्यम से स्कोरिंग बहुत कम रही है और उनमें जो व्यक्तियों के यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं उनकी संख्या 1 या 2 के बराबर है, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इसमें अधिकांश जो हिंदी माध्यम के बच्चे रहते हैं, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 260 से लेकर 270 के बीच के बच्चे हैं, ज़्यादा इससे ऊपर बड़े ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी क्लियर कि वैकल्पिक विषय का ये महत्व है जिससे हमें अच्छे खासे नंबर प्राप्त होते हैं। अब हिंदी साहित्य लेने का लाभ क्या होगा, भाई हिंदी साहित्य क्यों लें, इसका लाभ क्या होगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य का लाभ पहले जानेंगे कि इसका लाभ क्या क्या होगा। देखिए इसका पहला लाभ तो ये होगा, यानी कई बार अभ्यर्थी ये कहते हैं कि हमें सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो कि अन्य सब्जेक्ट में भी काम आए, यानी वो जीएस में भी काम आए, आपके ऐसे में भी काम आए, इंटरव्यू में भी काम आए।
तो देखिए हिंदी साहित्य जो है आपके ऐसे में काम करता है, इसके अलावा ये इंटरव्यू में काम करता है। ऐसे में आप जो भी निबंध लिखते हैं वहाँ पर एक निबंध हिंदी से आता है, यानी ऐसा एक निबंध होता है जिसमें हिंदी पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर आप अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर अच्छा खासा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है तो आपके पास तमाम ऐसे उदाहरण होंगे जिनको आप वहाँ पर पेश कर सकते हैं और अपने आप में अच्छे खासे इंटरव्यू में नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो 2 जगह तो ये हो गई, 2 जगह तो इसका ये लाभ हो गया। एक लाभ इसका ये भी है कि हिंदी साहित्य के आपको नोट्स केवल एक बार बनाने पड़ते हैं, यानी हिंदी साहित्य के नोट्स केवल आपको एक बार क्रिएट करने हैं और यही नोट्स आप बार बार पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के अपडेशन की जरूरत नहीं, यानी आपको हिंदी साहित्य अपडेट करने की आवश्यकता है ही नहीं। जबकि जो आपके अन्य विषय हैं जैसे राजनीतिक विज्ञान हुई, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी हुई, और भी जो सब्जेक्ट है उनमें क्या दिक्कत होती है, उन्हें अपडेट करना पड़ता है, साल दर साल अपडेट करना पड़ता है। जबकि हिंदी साहित्य में ये चीज़ नहीं है, हिंदी साहित्य में अपडेट करने की झंझट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर रखे गए हैं, जो भी जैसे प्रेमचंद हैं, तो वो सब उनका देहांत बहुत पहले ही हो गया, 100 साल पहले वो एक्सपायर हो गए, तो उन्हें अपडेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वो नहीं है यहाँ, यानी एक बार आपको पढ़ना है, एक बार आपके नोट्स बनने हैं, उसके बाद आपको फिर आप जब तक तैयारी कराएं यूपीएससी की तब तक वही काम आएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। दूसरी बात, यहाँ पर कई अभ्यर्थियों के मन से ये आपने कई अभ्यर्थियों के मन में ये भी कहते हुए सुना होगा कि हिंदी साहित्य एक लेंदी सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, जबकि ये भी गलत है। हिंदी साहित्य कोई लेंदी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य को आपने 9th 10th से पढ़ा हुआ है, 9th से पढ़ा हुआ है हिंदी साहित्य आपने, तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी सहज लगेगा, इतना ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, काफ़ी सहज सब्जेक्ट लगेगा, तो इतनी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो आपने ये देख लिया लाभ क्या है। लाभ इसका वही है कि एक तो ऐसे में लाभ है, इंटरव्यू में लाभ है, और इसके नोट्स जो है उन्हें अपडेट नहीं करना पड़ता है। और तीसरी बात ये स्कोरिंग अच्छी खासी होती है, हिंदी माध्यम से अगर आप हैं तो इसकी स्कोरिंग अच्छी खासी इसमें होती है। ये बात भी आपके मन में क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट अब आ जाते हैं, हिंदी साहित्य कठिन विषय है या सरल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य कठिन है या फिर सरल है। कई लोग ये कहते हैं कि इसको रटना पड़ता है। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ले लेते हैं, कोई भी ऑप्शनल ले लें, हर ऑप्शनल में कुछ ना कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें को आपको रटना पड़ता है। अब अगर आप इतिहास ले लेते हैं तो इतिहास में भी आपको मैप को रटना पड़ेगा, मैप में जो स्थान है उनको याद करना पड़ेगा। भूगोल में भी यही सिस्टम है, भूगोल में भी आपको तथ्यों को रटना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस भी ले लेते हैं, वहाँ पर भी आपको जो महत्वपूर्ण कंट्री हैं उनकी जो अलायंस वगैरह हुई हैं उनको तैयार करना पड़ेगा, उनको रटना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है कि हम इसको रटना पड़ेगा, सब नहीं रटना पड़ेगा, आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको तैयार करना पड़ेगा, उनको तिथियों को रटना पड़ेगा, वो बस करना पड़ेगा। वो रटना इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि हिंदी आपने 9th-10th से पढ़ी हुई है, 9 से लेकर 12 तक। मैंने तो यूपी बोर्ड से किया हुआ हूँ, तो 9 से लेकर 12 तक हमारे यहाँ हिंदी रही है, तो मुझे तो बहुत सहज लगता है, बड़ा कठिन नहीं लगता है, आसानी से पढ़ने में भी रोचक है, यानी कोई हमें पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है, कहानी नुमा है, एक बार सरसरी नज़र मार लो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर लो। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई है लाभ में, वो ये छूट गई है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिविटी में जो आंसर होते हैं वो नियत होते हैं, कि भाई इसका जैसे मैथ में 2+2 जो है ये 4 होगा, आपको यही आंसर रखना है। ज्योग्राफी में भी यही सिस्टम है, हिस्ट्री में भी नियत होना चाहिए, डेट वगैरह है वो फिक्स होनी चाहिए, इस डेट में ये युद्ध लड़ा गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हिंदी साहित्य में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ सब्जेक्टिविटी का महत्व है, आपकी जो कल्पनाशीलता है उसका महत्व है। आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव होकर लिख पाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने भाषा में और अच्छे समझा के लिख पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अधिकतम अंक गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्टिविटी का महत्व है, यानी कि यहाँ पर आपकी कल्पनाशीलता का महत्व है, आपकी आत्मनिष्ठता का महत्व है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का महत्व नहीं है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये भी है। तो यहाँ पर आपने तीसरा पॉइंट ये देख लिया, हिंदी साहित्य कठिन विषय है, यानी सरल विषय है, कठिन नहीं है। इसके अलावा हिंदी साहित्य कौन ले सकता है? अब अगला प्रश्न आ जाता है कि हिंदी साहित्य जो कौन ले सकता है। देखिए, हिंदी साहित्य कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जो व्यक्ति हिंदी व्याकरण लिखने में कोई अशुद्धि ना करता हो, मान लीजिए हिंदी लिखने में उसके कोई अशुद्धि ना लेती हो, वो हर व्यक्ति ये ले सकता है, क्योंकि ना ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिन है। आपके सामने मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी रख सकता हूँ, मैं आपके सामने एक PDF शेयर करूंगा, दृष्टि IAS की PDF ही है, आप उसको देखकर आप खुद महसूस कर पाएंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा, हिंदी साहित्य पढ़ के टॉप मार गए और आज IAS हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की रैंक भी दी हुई है, ईयर भी दिए हुए हैं, मैं वो PDF शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना। तो हिंदी साहित्य कोई भी ले सकता है। कंडीशन ये भी है कि आप जो भी लिखें, जो भी व्याकरण आप लिखें, उसमें अशुद्धियां ना करते हो। कहने का मतलब ये है कि भाई जो मात्रा वगैरह है, कहाँ विराम आना है, कहाँ कॉमा आना है, ठीक है, तो उसमें आप अशुद्धियां ना करते हो तो आप हिंदी ले सकते हैं। किसी भी पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पे कोई पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है कि आप अगर किसी इंजीनियरिंग कोर्सेज से आते हैं
अंग्रेजी माध्यम CBSE बोर्ड से हैं, कंडीशन केवल यही है कि आप जो भी व्याकरण लिखें उसमें कोई अशुद्धि ना हो, आप हिंदी भाषा बिना अशुद्धियों के लिख सकें। ये सबसे बड़ी कंडीशन है, कोई भी ले सकता है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे, अगला वाला है स्टैंडर्ड बुक्स एंड कोचिंग नोट्स। देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने, जैसे मैंने कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पर जो वीडियो दिया था वहां पर मैंने बोला था कि एक व्यक्ति के जो नोट्स होते हैं वो दूसरे के काम नहीं आते हैं, मैंने वहां पर ये बात बोली थी। लेकिन हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको नोट्स भी उपलब्ध हैं, और नोट्स भी एक ऐसी कोचिंग के उपलब्ध हैं जिस कोचिंग के नोट्स हर टॉपर ने पढ़े। हिंदी साहित्य से जितने लोगों ने यूपीएससी टॉप किया उन सब ने उस कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ कोचिंग के नोट्स भी उपलब्ध हैं, यानी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत में ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगला है पाठ्यक्रम क्या होगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कैसी संरचना है सब्जेक्ट की, वो सारी चीजें हम आगे अब देखेंगे। टोटल ये 500 नंबर का पेपर है। इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र प्रथम, प्रश्न पत्र द्वितीय, दोनों 250 नंबर के हैं। प्रश्न पत्र प्रथम जो है इसके खंड का में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है, इसके खंड खा में हिंदी साहित्य का इतिहास है। वहीं प्रश्न पत्र 2 के खंड का में पद्य साहित्य है और खंड खा में इसके गद्य साहित्य आ जाता है। अब देखिए प्रश्न पत्र प्रथम जो है, जो कि 250 अंकों का है, इसको करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय रहता है आपके पास। और यहाँ पर जो प्रश्न की संरचना है, इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसमें आपको जो है 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 8 में से आपको 5 प्रश्न जो है करने अनिवार्य हैं, यानी 8 में से आपको 5 तो करने ही करने हैं हर हाल में। तो यहाँ पर बताया गया कि जो प्रश्न संख्या 5, 1 और 5 है, ये अनिवार्य है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये तो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है हर हाल में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में भी 5 सेक्शन है इसके, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 सेक्शन है, और हर प्रश्न जो है यहाँ पर 50 मार्क्स का होता है। ध्यान देना, इसमें हर क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स का होता है, 50 का होता है। इस साइड भी 50 का ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप ABC देख रहे हैं, हर सेक्शन इसमें 10-10 नंबर का है, 10-10 नंबर का है, और 10-10 नंबर के इसमें आपको लगभग 150 वर्ड लिखने होते हैं, यानी 150 शब्द यहाँ पर आपको इसमें 150 शब्द में इसकी व्याख्या करनी होती है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब आगे, अब देखिए सेकंड, थर्ड जो फोर्थ हैं, इनमें 3-3 सेक्शन होते हैं, यानी एक प्रश्न में 3 सेक्शन होते हैं। इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। सेम यहाँ पर भी यही है, यानी इनमें भी एक में 3-3 होते हैं। सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी है, इसमें भी एक में 3-3 होते हैं, जिसमें इनका एक क्वेश्चन जो होता है ऊपर वाला वो 20 नंबर का होता है, और बाद बाकी ये 15-15 के होते हैं। ये सेम सब में यही चलेगा, ऊपर वाला जो है 20 नंबर का, बाद बाकी 15-15 के। अब देखिए 20 नंबर वाला जो है, इसको आपको 300 शब्दों में लिखना होता है, 300 शब्द में लिखना होता है। 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, इसको लगभग आपको 200 से लेकर 250 शब्दों के भीतर इसको लिखना होता है। 200 से लेकर 250 शब्दों की सीमा होती है, इसमें इसको आपका आंसर देना होता है। यहां पर आपने अब देखिए 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, खंड ए से आपने पहला अटेम्प्ट कर लिया, खंड बी से आपने 5वां अटेम्प्ट कर लिया। अब बचे कितने, 3 क्वेश्चन बचे। अब उसके लिए चाहे तो आप एक क्वेश्चन यहां से उठा लें, 2 इधर से कर लें, या फिर आप ये कर सकते हैं 2 इधर से कर लें, 1 इधर से कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल आपको ये नहीं करना है कि आपने यहां से 1 कर लिया और यहां से 1 कर लिया, इसके बाद खंड बी के ही आपने 3 के 3 क्वेश्चन कर लिए, ये नहीं करना है। यानी एक खंड से कम एक खंड से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक तो कंपलसरी वाला हो गया, 1 क्वेश्चन और करना है। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन एक बच जाता है, वो चाहे आप खंड ए से कर लें अटेम्प्ट या खंड बी से कर लें। ये बात मैंने उस समय भी मैंने आपको बताई थी और आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं। अब एक बार मैं आपको इसका प्रश्न पत्र दिखा देता हूं कि कैसे प्रश्न आते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे हमें उसका उत्तर लेखन करना है। आपके सामने यहां पर सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2021 का पेपर है। ये प्रश्न पत्र प्रथम है, ये साहित्य लिटरेचर, अधिकतम अंक 250 हैं। नीचे बढ़ते हैं इसमें, तो देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, और शेष में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है, जिनमें से प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न होना चाहिए। यानी इसमें प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न आपको करना ही करना है, यानी अनिवार्य तो करना ही करने हैं, अनिवार्य के अलावा हर खंड से, यानी मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 खंड है, एक खंड ये है, एक खंड ये है, तो 1 क्वेश्चन तो इनमें अनिवार्य है, यानी एक तो अनिवार्य है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको इनमें से और अटेम्प्ट करना है,
समझे? यानी एक एक क्वेश्चन, यानी एक तो अनिवार्य वाला निकल गया, इसके अलावा एक क्वेश्चन एटलीस्ट करना ही करना है। यहाँ पे फिर से समझिए, आप ये नहीं करेंगे कि आपने खंड ए का कंपलसरी वाला कर दिया, खंड बी का भी कंपलसरी वाला कर दिया और खंड बी के ही तीनों अटेम्प्ट कर लिए, ये नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणियां लिखनी है आपको। अभट्ट की व्याकरणिक संरचना का स्वरूप, देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण, रहीम की काव्य भाषा का महत्व, दक्षिणी हिंदी का स्वरूप, स्वातंत्रोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति। अब देखिए यहाँ पर इसका जो प्रश्न नंबर 2 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक प्रश्न जो है 20 नंबर का है, बाद बाकी 2 हैं जो है 15-15 के हैं। अब मैं इसके सेक्शन बी में आता हूं। ये इसका खंड बी है, खंड बी भी सेम वही है, 150 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखनी है। रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं, कबीर की प्रासंगिकता, बिहारी का काव्य वैभव, प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, रेणु की कथा भाषा। तो यहां पर भी सेम पैटर्न, यहां पर भी वही है। यहां पर आप अगले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, बाद बाकी 2 15-15 के हैं। जैसे आपने यहां पर अनुमान लगा लिया कि 10 नंबर के प्रश्न में कितनी टिप्पणी लिखनी है, 150 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है, तो ऑब्वियस सी बात है 20 नंबर के प्रश्न में आपको इसकी डबल टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, इसकी डबल, यानी 300 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। 15 नंबर वाले में आपको लगभग 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई, आपने पेपर 1 आपने यहां पर देख लिया है। अब आगे हम लोग इसका पेपर 1 का सिलेबस भी देखेंगे कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए प्रश्न पत्र प्रथम का पाठ्यक्रम है, ये खंड का है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो पहला बताया गया अपभ्रंश, अभट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और इसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। ये तो खंड का पाठ्यक्रम है। अब प्रश्न पत्र प्रथम का खंड खा भी देख लेते हैं। तो देखिए खंड खा में यहाँ पे बताया गया है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। सेकंड में बताया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां, आदिकाल के कौन कौन से रहे हैं, सिद्ध, नाथ और रासु साहित्य है, प्रमुख कवि इसमें कौन कौन से, चंद्रबरदाई हैं, खुसरो हैं, हेमचंद्र हैं, विद्यापति हैं। भक्ति काल में संत काव्य धारा रही है, सूफी काव्य धारा रही है, कृष्ण भक्ति धारा रही है, राम भक्ति धारा रही है। इससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, कबीर हैं, जायसी हैं, सूर हैं और तुलसी हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य रहा है, रीतिमुक्त काव्य रहा है। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं रीतिकाल के, केशव हैं, बिहारी हैं, पद्माकर हैं, घनानंद हैं। आधुनिक काल में नवजागरण गद्य का विकास हुआ है, भारतेंदु मंडल या निबंध वगैरह लिखे गए हैं, लेखक भारतेंदु हैं, भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र हैं इसमें। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों में छायावाद आ जाता है, प्रगतिवाद आ जाता है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, नवगीत है, समकालीन कविता है और जनवादी कविता है। इनके प्रमुख कवि कौन कौन से रहे, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, दिनकर साहब हैं, अज्ञे हैं, माधव मुक्तिबोध हैं, नागार्जुन हैं इसमें। इसके अलावा इसमें कथा साहित्य में आ जाता है। कथा साहित्य में आपके उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी के यहाँ पर रचनाएं हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास है, प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, इनकी कहानियां हैं। नाटक और रंगमंच में हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाटककार में आप भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश, इनके नाटकों से आप अवगत होंगे। हिंदी रंगमंच का विकास आप पढ़ेंगे यहाँ पर। आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा आ जाएगी। इसके खा में प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र को पढ़ेंगे। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं में ललित निबंध आ जाते हैं, रेखा चित्र आ जाते हैं, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सब देखना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद आपका आ जाता है पेपर 2। तो पेपर 2 का भी पैटर्न सेम वही है जो आपने वहां पर पेपर 1 में देखा था। पेपर 2 में ये इसके खंड ए में पद्य साहित्य है और खंड बी में इसके क्या है, गद्य साहित्य है।
तो यहाँ पर भी वही है कि आपको प्रश्न संख्या 1 और 5 तो आपकी कंपलसरी है। बाद बाकी क्या है, बाद बाकी आपको इनमें से एक एक और करना है, एक एक अटेम्प्ट और करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो चाहे आप इस साइड से कर लीजिए या फिर आप इस साइड से कर लीजिए, यहाँ पर भी सेम पैटर्न वही है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसका जो पाठ्यक्रम है प्रश्न पत्र 2 का, वो भी मैं समझा देता हूँ क्या क्या है आपको। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 में सबसे बड़ी कंडीशन ये आ जाती है कि इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा। यानी इसके लिए आपको जो मूल टेक्स्ट है, जो इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं, वही आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए आप अलग से नोट्स उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले वही रचनाएं पढ़नी होंगी, बाद में उसकी व्याख्या वगैरह के लिए आप लोग नोट्स का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, तो इसका जो खंड का है यानी पद साहित्य है, पद साहित्य में कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद हैं। जो संकलन करता है श्याम सुंदर दास ने संकलन किए हुए हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। सूरदास के भ्रमर गीत हैं, आरंभिक 100 पद पढ़ने हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस का सुंदरकांड है। कवितावली है, कवितावली का उत्तरकांड पढ़ना है आपको। जायसी, पद्मावत, सिंहली दीप खंड जो है, नागमती वियोग खंड है, ये पढ़ना है। बिहारी का बिहारी रत्ना का आरंभिक 100 दोहे हैं। संग्रहकर्ता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। मैसीसर गुप्त का भारत भारती पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़नी है। कामायनी का चिंता और श्रद्धा सर्ग पढ़ना है आपको। निराला साहब की यहाँ पर राग विराग पढ़ना है। राम की शक्ति पूजा कुकुरमुत्ता पढ़नी है यहाँ पर। दिनकर जी की आपको कुरुक्षेत्र पढ़नी है। अज्ञे का आंगन के पार द्वार, असाध्य बीड़ा। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आपको जो किताब में रिकमेंड करूँ पूरी नहीं पढ़नी है, आपको सिलेबस में देखना है। सिलेबस में देखकर आपको ये ज्ञात करना है कौन सा खंड पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ कामायनी का आपको चिंता और श्रद्धा सर्ग ही पढ़ना है। तो ऐसा ना करें कि आप कामायनी पूरी लेकर बैठे हैं, पूरी कामायनी नहीं पढ़ना, नहीं। कामायनी का जो चिंता सर्ग है वो पढ़ना है और श्रद्धा सर्ग है वो पढ़ना है। उसी तरह से अज्ञे की जो आंगन के पार द्वार है वो पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें से जो असाध्य बीड़ा वाला जो सर्ग है वही आपको पढ़ना है। ये चीज आपको माइंड में रखनी है और ध्यान रखनी है कि आप ये सोचें कि सर ने तो ये बता दिया पूरा नहीं पढ़ना है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ कबीर ग्रंथावली में से आरंभिक 100 पद पढ़ने हैं। भ्रमर गीत में से आरंभिक 100 पद पढ़ने हैं। रामचरितमानस आपको पूरी नहीं पढ़नी है, केवल सुंदरकांड और कवितावली जो तुलसीदास जी के उसका केवल उत्तरकांड पढ़ना है। ये चीजें यहाँ पर पहली बताई गई हैं। मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस है। नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद हरिजन गाथा। एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप 9th से लेकर 12th तक, अगर आप हिंदी माध्यम से अगर आपने क्वालिफाई किया है बोर्ड एग्जाम, तो आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं पहले से। ये कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं अजनबी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना सीख पाए। सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं। अगर आप एक बार भी यहाँ पर नजर दौड़ाएंगे, सब चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। बहुत टफ नहीं है, ये पढ़ना बहुत आसान है, रोचक भी है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये ऐसा ना हो सिलेबस पढ़कर आप बोर होने लगे, कहें नहीं सर ये तो काफी ज्यादा है, हम नहीं लेंगे। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सब हमने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। अब देखिए इसका जो प्रश्न पत्र 2 का खंड खा है गद्य साहित्य वाला, तो गद्य साहित्य में भारतेंदु का भारत दो-दर्शा नाटक है, ये मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि का भाग 1 है, कविता क्या है श्रद्धा भक्ति, इसका ये सर्ग पढ़ना है आपको। निबंध निलय में संपादक डॉक्टर सत्येंद्र हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञे, कुबेरनाथ राय, इनके निबंध पढ़ने हैं आपको। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है इनका, और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, संपादक अमृत राय, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रसाद स्कंदगुप्त पढ़नी है। यशपाल का उपन्यास दिव्या पढ़ना है। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मेलाचरण पढ़ना है। मनु भंडारी का महाभुज उपन्यास पढ़ना है। और राजेंद्र यादव संकलित एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियां आपको पढ़नी है। तो देखिए अब हम आते हैं जो आपको किताबें या नोट्स चाहिए उन पर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दृष्टि हिंदी साहित्य के पेन ड्राइव कोर्स वाले नोट्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कमेंट में आकर ऐसे भी बोलेंगे कि सर ये नोट्स तो केवल उन लोगों को उपलब्ध होते हैं जिन लोगों ने पेन ड्राइव कोर्स लिया है। पेन ड्राइव कोर्स की कीमत लगभग 40,000 रुपये के करीब है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत में हर चीज़ जुगाड़ से चलती है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। कुछ भी चीज़ ओरिजिनल आ जाए उसका पायरेटेड वर्जन मार्केट में आ ही जाता है, तो यही हाल इसके साथ भी है। तो दृष्टि हिंदी साहित्य पेन ड्राइव कोर्स के जो नोट्स हैं वो मुखर्जी नगर की जितनी फोटो स्टेट की शॉप है उन सब में बिक रहे हैं। अगर आप दृष्टि IAS का कोर्स लेते हैं तो कोर्स तो आपको 40,000 का मिलेगा। वहीं इन नोट्स का जो अगर आप बंडल लेंगे तो ये नोट्स लगभग आपको 1000 से लेकर 1500 रुपये के बीच में ही मिल जाएंगे। मैं अभी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुखर्जी नगर के जो ऑथेंटिक फोटोस्टेट वाले हैं उनके नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेना और वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। मैं भी उनसे कंटेंट मंगाता हूँ, तो यहाँ पर मैं उन्हीं लोगों के नंबर शेयर करूँगा जिनसे मैं कंटेंट खुद मंगाता हूँ, जिनके यहाँ से कंटेंट मेरे पास भी आता है। तो इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।
तो देखिए हिंदी साहित्य का जो दृष्टि हिंदी साहित्य का पेन ड्राइव वाला कोर्स है, इसमें 5 बुकलेट हैं वैसे तो, जैसे पेन ड्राइव अध्ययन कार्यक्रम अध्ययन सामग्री भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसके अलावा इसमें आ जाता है भाग 4, भाग 5 और हिंदी साहित्य पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, ये आ जाता है। यानी ऐसे करके 6 बुकलेट आपको मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर एक खेल है, खेल ये है कि ये यूपीएससी के लिए है। अगर मान लीजिए आपको यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी की तैयारी भी करनी है और बीपीएससी में भी यही ऑप्शनल रखना है, यूपीपीएससी में भी यही आपको ऑप्शनल रखना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप उस फोटोस्टेट वाले से बोल देंगे कि भैया हमें बीपीएससी की तैयारी और करनी है, इसलिए बीपीएससी वाली बुकलेट जो है पेन ड्राइव कोर्स वाली वो भी इसमें बढ़ा दीजिए। तो वो आपसे अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा, बहुत पतली सी बुकलेट है, वो बुकलेट इसमें और भेज देगा। तो ऐसे करके आपको जो है 6 की जगह 7 बुकलेट मिल जाएंगी। वैसे तो वो आपको 6 बुकलेट भेजेगा, जो 6 बुकलेट मैंने यहाँ पर आपको दिखाई, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 6 बुकलेट मैंने ये वाली दिखाई है, यही बुकलेट भेजेगा। लेकिन अगर आप उससे कह देंगे कि हम बीपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 1 बुकलेट और बढ़ा देगा, ऐसे करके आपको 7 बुकलेट आपको मिल जाएंगी। समझ रहे हैं आप? और इनका मूल्य जो है ये आपके नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। मुझे तो लगभग ये 1000 से 1200 के रुपए में मिल गई थी। हो सकता है आपके यहाँ नोट्स की पहुंचने की दूरी ज़्यादा हो तो भाड़ा ज़्यादा लग जाए, तो हो सकता है 150-100 रुपये ज़्यादा बढ़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, एक रेंज ये है कि 1000 से लेकर 1500 के बीच में ही आपको ये पूरी बुकलेट ये मिल जाएंगी अच्छी खासी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट सिस्टमेटिक वे में है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर बारीकी से समझाई हुई है। इसके बाद आ जाती हैं इंपॉर्टेंट बुक्स पर। देखिए बुक्स का रोल क्या है? बुक्स का रोल ये है कि यहाँ पर आपको मूल टेक्स्ट पढ़ना ही पड़ेगा। मूल टेक्स्ट के बिना आप यहाँ पर काम नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए आपको मूल टेक्स्ट जो है, जो भी राइटर ने जो चीज़ें लिखी हैं, उनको एक बार ससरी नज़र से देखना पड़ेगा कि राइटर उस कहानी में कहना क्या चाह रहा था। बाद में तो उसका भावार्थ निहितार्थ आप निकाल ही लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन मूल कहानी आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, मूल जो रचना है वो पढ़नी पड़ेगी। तो प्रेमचंद की आपके सिलेबस में अमृत राय द्वारा प्रेमचंद की जो 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ चयनित की गई हैं, ये आपके सिलेबस में रखी गई हैं। तो ये 16 कहानियाँ आपको ये पढ़नी है। यहाँ से एक दुनिया समानांतर में भी सभी कहानियाँ जितनी हैं वो सारी कहानियाँ आपको पढ़नी है। राजेंद्र यादव संपादक हैं इसके, और इसमें भी कहानी रखी गई है, इसमें अलग अलग राइटर की कहानी संकलित करके रखी गई है, ये भी आपके सिलेबस में है। देखिए एक दुनिया समानांतर को पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो भूमिका वाला खंड है वो भूमिका वाला खंड लगभग 73 पेज का है। तो भूमिका वाला खंड आपको नहीं पढ़ना है, केवल कहानियां पढ़नी है, ये ध्यान रखना। ये हिदायत है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि आप ऐसा ना हो एक दुनिया समानांतर को आप स्टार्टिंग से पढ़ें, नहीं, उसका जो भूमिका वाला खंड है, भूमिका वाला खंड छोड़ देना, उसकी जो कहानी है कहानी पढ़ लेना। बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन कौन सी कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि जो प्रेम मंजूषा वाली किताब है, जिसमें प्रेमचंद की 16 कहानियां रखी हैं, ये पढ़नी है पूरी। और एक दुनिया समानांतर की भूमिका को छोड़कर, भूमिका 73 पेज तक भूमिका है, भूमिका को नहीं पढ़ना है, भूमिका के बाद जो कहानियां वो पढ़नी है। तो ये आपका कहानी खंड यहां से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उपन्यास खंड में आपके सिलेबस में 4 उपन्यास हैं, जिसमें प्रेमचंद का गोदान है, दिव्या उपन्यास यशपाल का दिव्या है, फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल है, मन्नू भंडारी का महाभोज है। इनमें सब उपन्यास, गोदान को छोड़ दें तो ये उपन्यास जो बाद बाकी यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सब आप एक एक दिन में पढ़ लेंगे। दिव्या तो सबसे छोटा उपन्यास दिव्या है, समझ रहे हैं आप? दिव्या सबसे छोटा, दिव्या को पढ़ने के लिए मुश्किल मान लीजिए 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर ये उपन्यास ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने आप ही तैयार करते हैं तो 10 दिन से भी कम समय में आप उपन्यास तैयार कर लेंगे। उपन्यास में होता कुछ नहीं है, बस आपको जो इंपॉर्टेंट वहाँ पर जो उन्होंने उद्धरण बोले हैं उन उद्धरणों को अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ताकि उन उद्धरणों का उपयोग उत्तर लेखन में आप कर सकें। यहाँ पर आप इतना करेंगे। इसमें एक बार अगर आप उपन्यास पढ़ने, तो उपन्यास पढ़ना बड़ा रोचक बात है यार, हिंदी की चीज़ें हैं, हिंदी का साहित्य, तो हिंदी साहित्य तो अपने आप पढ़ने में बहुत रोचक लगता है, कोई बोरियत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्ट थोड़ी ना है कि फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे उपन्यास पढ़ें या फिर कहानी पढ़ें तो साइड में अपनी नोटबुक पर एक काम कर लेना, उसमें जो पात्र हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ी, प्रेमचंद की इसमें से कहानी है बूढ़ी काकी, तो बूढ़ी काकी वाली कहानी में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं? 4 पात्र हैं, तो 4 पात्रों के नाम आप लिख लेना, जिससे आपको पता रहे कि बूढ़ी काकी में 4 पात्र ये हैं। तो जब भी आप उत्तर लेखन करें तो उनका जिक्र आपको करना पड़ेगा कि बूढ़ी काकी का पुत्र ये था, पुत्र नहीं था, उनका भतीजा ये था, ठीक है। बड़े घर की बेटी में कौन कौन से लोग थे ये आप बता देंगे। या फिर जो कफन कहानी है तो वहां पर घीसू और माधव हैं, उनके बारे में आप बता दें। तो ये चीजें हैं, ठीक है। यानी जब भी आप कहानी पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, तो उसमें जो पात्र हैं उन पात्रों को आप अपनी नोटबुक में लिख देना, ताकि आपको ध्यान बना रहे कि इस कहानी में ये पात्र हैं। और कहानी की एक जनरल ओवरव्यू तो आपको दिमाग में छप ही जाएगा, तो उसको तो रटने की जरूरत है ही नहीं।
तो देखिए यहाँ पर 4 उपन्यास हैं, ठीक है, ये 4 उपन्यास आपको लेने हैं। इसके अलावा नाटक खंड में 3 नाटक हैं, स्कंदगुप्त है, आषाढ़ का एक दिन है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा है। ये 3 नाटक हैं, ठीक है, ये 3 नाटक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका निबंध खंड में निबंध निलय की पुस्तक है, डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा संकलित पुस्तक है ये। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि का भाग 1 है, पहला भाग है, ये आपको लेना है। पद्य या काव्य खंड में 3 पुस्तकें हैं, कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, भारत भारती है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है, दिनकर की, ये 3 पुस्तकें लेनी है। देखिए ऐसे करके मैं यहाँ पे फिर से काउंट कर दे रहा हूँ कितनी पुस्तकें हो जाती हैं आपकी, यानी आपकी एक तो नोट्स हो गए, इसके अलावा आपकी 14 पुस्तकें हो जाती हैं, 2 आपकी कहानी की, 4 आपके उपन्यास की, यानी 6 हो गए, ठीक है, इधर 3 आपके नाटक की हो गई, 6 और 3 9 हो गया, और 2 इधर हो गई यानी कि निबंध खंड की हो गई, तो 11 हो गए। इधर आपकी पद्य या काव्य खंड की 3 हो गई, 11 और 3 14, यानी 14 तो आपको किताबें लेनी है, छोटी छोटी बुकलेट हैं ये, और आपको 14 किताबें ये लेनी है, और दृष्टि का जो पेनड्राइव कोर्स है उसके नोट्स लेने हैं। अब देखिए ध्यान ये देना, दृष्टि का जब भी आप पेनड्राइव कोर्स लें तो उससे कंफर्म कर लेना कि पेनड्राइव कोर्स चाहिए हमें। दृष्टि का जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाला जो कोर्स है जिसमें कि 13 बुकलेट है, वो बुकलेट वाली नहीं कोर्स नहीं चाहिए आपको दृष्टि का DLP वाला जो नोट्स हैं वो नहीं चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाली नोट्स नहीं चाहिए, उसमें 13 बुकलेट हैं। तो DLP वाला जो दृष्टि का प्रोग्राम है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, उसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी ओल्ड है, लेटेस्ट नहीं है, जबकि दृष्टि का जो पेनड्राइव वाला सेक्शन है ये लेटेस्ट है और ये कम भी है। DLP में कंटेंट बहुत ज़्यादा रख दिया है लेकिन वो उतना सारगर्भित रूप में नहीं है, जबकि पेनड्राइव कोर्स में कंटेंट बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में है। तो आपको दृष्टि का पेनड्राइव, हिंदी साहित्य का जो पेनड्राइव वाला सेक्शन है उसकी बुकलेट मंगानी है। तो आपको क्या क्या लेना है, 14 तो ये किताबें हैं पद्य या काव्यखंड सहित, ठीक है, और दृष्टि हिंदी साहित्य का जो पेनड्राइव का जो नोट्स सेक है वो लेना है। अगर हम दोनों का मूल्य मिला दें, दोनों का लगभग आपको 2500 से लेकर 3000 रुपये आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये मैं अमूमन बता रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इससे कम भी मिल जाए। मान लीजिए अगर आपके आसपास कोई दुकान है तो आपको बाहर से मंगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सारी जो पुस्तकें मैंने आप बताई हैं ये सभी पुस्तकें आपके नज़दीकी जो पुस्तक स्टोर हैं उन सब पर मिल जाएंगी, क्योंकि ये सब हिंदी में चलती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। चाहे तो आप अपने नियर बाई से ले सकते हैं, नोट्स आप दिल्ली से मंगा लीजिए, पुस्तकें आप अपने नियर बाई से मंगा लीजिए। लेकिन आप अगर दिल्ली से ही मंगाना चाह रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ से आप इसे ले सकें, अगर आप दिल्ली से ही मंगाना चाह रहे हैं तो लगभग आपको पैकेज लगभग 2500 से लेकर 3000 के बीच में पड़ेगा, जिसमें आपको पेन ड्राइव कोर्स वाले पूरे नोट्स मिल जाएंगे और 14 की 14 ये पुस्तकें मिल जाएंगी। तो मुझे तो लगभग ये 2600 रुपये में पड़ा है, यानी मैंने जब मंगाया था तो उस समय ये 2600 के करीब आया था, और मैंने तो दिल्ली से मंगाया था पूरा, इसमें किताबें भी थी और दृष्टि के नोट्स भी थे। तो ये बात भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब देखिए फाइनली वीडियो तो एंड हो चुका है, कंटेंट मैंने बता दिया है और कंटेंट आप मंगा भी लेंगे, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लोगों के नंबर भी शेयर कर दूंगा जिनसे आपको ये मंगाना है। अब देखिए आप में से कई अभ्यर्थी इस बात को लेकर नाराज हैं कि सर हिंदी साहित्य को स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए हिंदी साहित्य का मेरे पास पूरा कंटेंट रखा है, मैं चाहूँ तो कल से स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, 1 या 2 वीडियो तो आप देख लेते हैं, उसके बाद के वीडियो पे फिर आप लोग रुचि नहीं लेते हैं। देखिए मेरी ये हैबिट नहीं है कि मैं एक वीडियो बना के डाल दूं। मैं कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं तो शुरुआत से लेकर एंड तक अपेक्षा यही करता हूं कि उसमें जो भी अभ्यर्थी देखने वाले हैं वो भी रेगुलरली जुड़े रहें। लेकिन आपका ये क्या है, आप उदासीन व्यक्ति हो जाते हैं। आपने 1 या 2 वीडियो तो जोश जोश में देख लीजिए, लेकिन फिर आपका जोश जो है ठंडा पड़ जाता है, और ये जब आपका जोश ठंडा पड़ जाता है तो फिर मेरी भी एनर्जी खत्म होने लगती है। मुझे भी लगता है यार जब कोई पढ़ नहीं रहा है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूँ, मैं व्यर्थ में मेहनत क्यों करूँ। मैं हिंदी साहित्य उस कंडीशन में तैयार करवा सकता हूँ, उस कंडीशन में हिंदी साहित्य की वीडियो ला सकता हूँ, अगर यहाँ पढ़ने वालों की अच्छी खासी संख्या रहेगी तो मैं हिंदी साहित्य स्टार्ट करवा सकता हूँ। हिंदी साहित्य का मेरे पास पूरा कंटेंट रखा है, हिंदी का भी रखा है, हिस्ट्री का भी रखा है, एथिक्स का भी रखा है, ये मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तीनों के कंटेंट मेरे पास रखे हैं। लेकिन मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग 1 या 2 वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आगे का कंटेंट आप देखना नहीं चाहते हैं। अगर आपका इरादा बने तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं यहाँ पर देखूंगा जितनी यहाँ पर लोगों का बहुमत होगा, जितने ज़्यादा लोग समर्थन में आएंगे और कहेंगे सर आप स्टार्ट कर दीजिए हिंदी साहित्य, तो मैं हिंदी साहित्य स्टार्ट कर दूंगा। और अमूमन एक लेक्चर लगभग 25 से 30 मिनट का रहेगा, आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और पूरा हिंदी साहित्य जो है तैयार हो जाएगा। तो आई होप आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी डाउट थे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप अपना कंटेंट अब मंगा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।